1990 में दिल्ली से आकर के मैंने बारिन बाग में अपना स्टूडियो खोला, सिंह स्टूडियो के नाम से। तो वो स्टूडियो मेरा बहुत बढ़िया मैंने बना रखा था और हमारा स्टूडियो फेमस हो गया था क्योंकि हम काम बहुत अच्छा करते थे और हमारे हाथ में ऐसा जादू था। ये तो कुदरत की देन है कि ख़राब से ख़राब फ़ोटो उसको सही कर देना और चेहरा चाहे जैसा हो बेहतरीन बनाते थे हम। और वो कला आज भी हमें हाथों में मौजूद है। तो हमारा स्टूडियो ठीक ठाक चल रहा था। लगभग चलाते चलाते मुझको 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल बीत गया तो हमारे बारिन बाग में एक मिडिल स्कूल है जिसमें 8वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। तो चूँकि हमारे गांव के पड़ोस के गांव का मामला है तो हम उस गांव का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो वहाँ से एक लड़की पढ़ने आती थी उसी स्कूल में, सांवला रंग और क्या गजब की उसकी आँखें। उसकी आँखें ऐसी आँखें थी कि भैया कातिल आँखें, जिसको भी देख लेती वो घायल हो जाता। और यही मेरे साथ हुआ कि उसकी आँखों से मैं भी घायल हो गया, घायल। वो कुछ सहेलियों के साथ हमारे यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आई। मैंने फ़ोटो खींचा तो बोली कि क्या आप मेरा फ़ोटो फ्री में नहीं खींच सकते? तो हमने कहा क्यों नहीं खींच सकते भाई, अरे 2-3 खिंचाओ, एक हम फ्री मना कर दे देंगे। तो वो हंसने लगी। तो उसने बोला कि हम कभी फिर अकेले खिंचवा लेंगे, अभी हमारा सहेलियों के साथ ही बना दो। तो उसने अलग अलग करके सहेलियों के साथ में 4-5 फ़ोटो खिंचवाई और मुझे पूरा पैसा दिया। ऐसी बात नहीं, पैसा पूरा दिया। और पैसा देने के बाद में वो स्कूल चली गई। दूसरे दिन का समय था फ़ोटो देने का, तो वो फ़ोटो लेने आई। तो उस दिन वो लड़की फ़ोटो लेने के लिए अकेले आई थी, अकेले। और हमारे स्टूडियो के अंदर गई तो मुझसे जानते हो क्या कहती है? कहती, फ़ोटो वाले आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। लो भैया, उसका इतना कहना क्या हुआ कि मैं तो घायल हो गया। मैं घायल हो गया भाई। अब वो बोला, मैंने बोला उससे कि फ़ोटो खिंचानी है अपनी, तो बोली कि हमारी जो फ़ोटो बन गई है वो दे दो और जब हमें खिंचाना होगा तो आपसे हम आकर के अकेले में बात करेंगे कहाँ खिंचाना है, वहीं चल के हम फ़ोटो खिंचाएंगे। तो वो फ़ोटो लेकर चली गई। तो ऐसा सिलसिला बना दिया उसने कि वो लंच में अक्सर हमारे स्टूडियो पे आकर बैठ जाया करती थी, अकेली आती थी, बैठ जाती थी, गपशप करते रहते थे। तो हमें हारमोनियम बजाने का बड़ा शौक़ था, तो हमने अपने स्टूडियो में एक हारमोनियम भी रखा था। तो उस हारमोनियम को हम बजाते थे और गाते भी थे। तो उसने बोला कि हारमोनियम तो हमें भी सीखना है, तो हमको हारमोनियम सिखाओगे? हमने कहा क्यों नहीं सिखाएंगे। अच्छा, उसके गांव में एक मंदिर था शंकर जी का।
तो वहाँ पर अक्सर कीर्तन वगैरह होता रहता था। तो उसने बोला कि आप हमारे गांव आओ, हमारे गांव में मंदिर है और मंदिर में अक्सर कीर्तन वगैरह होता रहता है, तो आप भी आओ और वहाँ आपको बड़ा आनंद आएगा। तो हमने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसके गांव में मंदिर में जाने लगे। जब उसके गांव में मंदिर में जाने लगे तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि रोज़ शाम को दुकान बढ़ा करके हम उसके यहाँ जाते थे मंदिर में, और वहाँ भी जितनी भी औरतें थी सब मुझे बहुत प्यार करती थी। वहाँ कीर्तन होता था, कोई ढोलक बजाता था, कोई मंजीरा बजाता था। तो वहाँ पर कीर्तन चलता रहता था। उसके बाद आरती होती थी और आरती होने के बाद में प्रसाद लेकर के और अपने घर हम चले आते थे। तो एक दिन मैं शाम को बढ़ा करके दुकान गया वहाँ पर, तो जब वहाँ मंदिर के पास पहुँचा तो हमने बोला कि हमको प्यास लगी है तो हमको एक गिलास पानी पिला दो। तो वो पानी लेकर के आई, लेकिन उसमें पानी नहीं था गिलास में। पकड़ा दिया गिलास, ये लो। अब उस गिलास में क्या था, एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था। तो मैंने उसको निकाल कर खोला, उसमें कुछ लिखा था। मैंने उसको चुपचाप जेब में डाल लिया। खैर पानी कहाँ पिया, इतने में कीर्तन चालू हो गया। कीर्तन चलता रहा और उसके बाद में जब ख़त्म हो गया तो जब आरती होने लगी तो वो लड़की आरती छोड़ करके वो हमारे रास्ते में बाहर आ गई। इधर भी झाड़ी उधर भी झाड़ी, बीच में रास्ता। तो वो रास्ते में खड़ी हो गई और आरती के बाद जब प्रसाद बटा तो प्रसाद लेकर के हम भी अपनी साइकिल उठाए और चल दिए। तो जब उस रास्ते में पहुँचे तो उसने दोनों ऐसे पैर करके खड़ी हो गई। कह रही आज तो तुमको मुझसे बात करना ही पड़ेगा। एक तो मैं डरपोक किस्म का आदमी कि एक पराए गांव में दूसरे गांव में हम खड़े हैं और इसी रास्ते से लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और किसी ने अगर मुझे देख लिया कि एक गांव की लड़की से बात कर रहा है तो बड़ी बदनामी होगी। मैंने साइकिल से नीचे उतर करके साइकिल स्टैंड पर लगा दिया और मैं साइकिल के पास खड़ा हो गया। दोस्तों वो आकर के मेरे गले से लिपट गई और कह रही मैं तुमको जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरी बात मानोगे नहीं। तो मैंने कहा क्या बात मानना भाई, ये तो बताओ क्या बात है। तो वो कह रही कि तुमने हमारा दिल चुराया है। तो मैंने कहा कि भाई तुमने हमको चोर समझ रखा है क्या? मैं चोर नहीं हूँ। अरे मैं दिल क्यों चुराऊंगा, मेरे पास भी तो दिल है। तो वो कह रही यही तो बात है, हमारा दिल तुम्हारे दिल से मिल चुका है, हमें तुमसे प्यार हो गया है। उस समय दोस्तों मैं भी जवान था, लड़का था, लेकिन वो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी थी। लेकिन उसकी शरीर की बनावट ऐसी थी कि छोटी नहीं लगती थी, वो लगती ठीक ठाक थी। वो प्यार तो मुझे भी हो गया था,
लेकिन मैं अपने मुंह से कहता कैसे, अपने मुंह से कहने में बदनामी है कि मैं प्यार करता हूँ, उससे बोल दूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसने कह दिया कि अच्छा तुम्हारी नीयत में खोट है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं था। लेकिन जब उसने ये बात कही ना, तो जनाब मेरे दिल के अंदर घंटियां बजने लगी, घंटियां। मैंने उसको अपने से अलग छुड़ाया। हमने कहा भाई ऐसा है, किस रास्ते में तमाम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कह रही मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। तो हमने कहा भाई तुम्हें चिंता नहीं, लेकिन हमको तो चिंता है। हमको डेली बाज़ार जाना है, दुकान खोलनी है, वहाँ बैठना है, लोग आएंगे जाएंगे तो जो देखें वो क्या कहेंगे, बताओ ये फोटोग्राफर कैसा है, ये तो गांव की लड़कियों पर टोरे डाल रहा है। तो वो बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। खैर मैं उससे छुड़ा करके साइकिल पर बैठकर चला आया था। वही रात का तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था, अंधेरी रात थी। मैं अपने घर पर आ गया। मैं अपने घर पर आ गया दोस्तों, यकीन मानिए मैं रात भर सोया नहीं, रात भर नहीं सोया। उसी का चेहरा आंखों में नाचता रहा भाई, उसी का चेहरा आंखों में नाचता रहा। यार क्या बताऊं, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। अगर शादीशुदा ना होता तो कुछ सोचता भी, क्योंकि हम भी घर वालों की परवाह नहीं करते थे। जो हमारे मन में आता था मैं करता वही था, और हमें कोई बंधन नहीं था। सुबह हुई, नहा धो करके फिर वही डेली का रूटीन था, दुकान पर आना जाना। तो पड़ोस के गांव में एक निबहा गांव है, बाजार के पास में निबहा गांव। तो वहाँ पर छिद्दन महाराज रहते, छिद्दन महाराज पंडित थे वो। तो आकर के बोले कि राम बहादुर भैया आज जो है मदारपुर गांव में कीर्तन का प्रोग्राम है, तो चलना है। दोस्तों हमने जो हारमोनियम रखा था ना, तो हमने कीर्तन मंडली बना रखी थी, छोटी सी कीर्तन मंडली। मैं हारमोनियम बजाता था और एक जात के नट हैं सत्यनाम, तो वो ढोलक बजाते थे। और कन्हैया लाल महाराज का माइक चलता था, तो सब साथी लेकर चलते थे, साज बाज साउंड सब साथी चलता था। तो उस गांव में गए हम, वहाँ कीर्तन का प्रोग्राम था। तो कीर्तन हुआ, उसके बाद जब वहाँ से हम आए तो सारा सामान हमने दुकान में रख करके और फिर अपनी साइकिल उठाई और अपने गांव चले आए। दोस्तों उसके प्यार का असर ऐसा हुआ कि मैं तुमसे क्या बताऊं। मैं अब सुबह बहुत जल्दी उठ करके, और उसके स्कूल जाने का जब समय होता था ना, उससे पहले मैं साइकिल लेकर उसके रास्ते पे पहुंच जाता था कि शाम को तो मंदिर पर जाएंगे और सुबह भी उसकी मुलाकात हो जाएगी, और लंच में तो हमारे दुकान पर आएगी ही आएगी। उसने डेली का नियम बना रखा था, लंच में वो ज़रूर आती थी। अब धीरे धीरे से चलता रहा, डेली मिलते रहे। कभी गिलास में चिट्ठी हम डाल देते, कभी गिलास में चिट्ठी वो डाल देती। बातों से पेट नहीं भरता था, और जो आमने सामने कह नहीं पाते थे उसको हम कागज़ में लिख के बोल देते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए, कई महीने निकल गए। अब दोस्तों प्यार इतना गहरा हो गया, प्यार इतना गहरा हो गया कि उसके घर वाले भी जो थे ना मंदिर पर, तो वहाँ पर मैंने अपने हिसाब से सोचा कि लगता है इन लोगों की निगाह भी
अब कुछ बदली बदली सी है, लेकिन करता क्या, जो प्यार हो गया था। अब डेली उसी अंधेरे रास्ते में मिलना, शाम को मंदिर आरती के बाद डेली गले से लिपटना। अब तो दोस्तों किस करना भी चालू हो गया, कभी वो किस करती, कभी मैं किस करता। ये बात तो मुझे कहने में भी शर्म लगती है, और हमारे घर वाले के सुन जाए ना तो मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन घर वालों के प्रति हमारी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जब वो आकर चिपट जाती थी ना, मैं बहुत डरता था, बहुत डरता था। मैं सोचता था कि मैं जात का लड़का और ये लड़की, कोई बात हो गई तो हमारी बदनामी कम, इसकी बदनामी ज़्यादा होगी, क्योंकि भैया मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, ऑलरेडी शादीशुदा। तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, जो होगा इसी का होगा, इसकी बड़ी बदनामी होगी। तो मैं उससे दूरी बनाने लगा। हमने कहा ये ठीक नहीं है, इससे दूरी बना लेने में ही फ़ायदा है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ना इसका कुछ बिगड़ा है, ना हमारा कुछ बिगड़ा है। तो दोस्तों मैंने मंदिर पर जाना बंद कर दिया, मंदिर पर जाना बंद कर दिया, लेकिन वो हमारे स्टूडियो में लंच में आना नहीं बंद किया। वो बोले कि आप मंदिर नहीं आते, मंदिर नहीं आते। हमने बोला कि भैया अब हमारे पास टाइम नहीं है, और दुनिया भर का काम यहाँ रहता है, और फिर कीर्तन मंडली बना रखी है, कभी यहाँ कीर्तन, कभी वहाँ कीर्तन, कभी यहाँ कीर्तन, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, तो हमें टाइम नहीं लग पाता है। लेकिन जब कोई आदमी दूरी बनाता है ना, तो धीरे धीरे पता लग ही जाता है कि ये मुझसे दूर होना चाहता है। कोई भी हो, कोई भी हो, पता लग जाता है। जैसे आप हमें पहले पसंद करते हैं, बाद में जब ना पसंद करते हैं, तो पसंद करने का लहजा अलग होता है, ना पसंद करने का लहजा अलग होता है। तो वो जब हमारे दुकान में लंच में, स्कूल के लंच में आकर बैठती थी, तो मैं कैमरा टांग करके साइकिल लेकर झूठा मूठा पीछा छुड़ाने के लिए मैं कहीं निकल जाता था। अब ये सिलसिला चालू हो गया कि जब वो आती थी मैं साइकिल लेकर निकल जाता था। एक दिन वो हमारे यहाँ बैठी रही, स्कूल की छुट्टी हो गई, और बस्ता लेकर के अपना थैला दुकान में बैठी रही, और मैं कहीं फ़ोटो खींचने गया था। जब लौट कर आया तो उसने बोला कि क्या बात है। तो हमने कहा कि ऐसा है कि हमारा काम धंधा चल नहीं रहा है, तुम तो समझती हो कि यहाँ गांव की दुकानदारी बड़ी उधार होती है, लोग पैसा देकर कम काम कराते हैं। अगर आप उधार काम कर रहे हो तो काम की कमी नहीं है। गांव देहात में यही खास बात है, अगर आप उधार काम कर रहे हो तो भैया आपके पास काम की कमी नहीं, काम की खूब भरमार है। जो मर्जी दिन रात काम करो, खूब दबा के काम मिलेगा। लेकिन उधार करो और नगद करोगे तो एक तो लोकल का मामला, सबसे जान पहचान, सब यही कह देते हैं कि भैया क्या मैं भगा जा रहा हूँ, दे दूँगा, अगली बाज़ार को दे दूँगा। तो उनको तो काम मिल जाता था, फ़ोटो मिल जाती थी उधार। लेकिन हम तो लखनऊ बनवाने जाते थे, रास्ते का किराया, आने जाने का किराया, फ़ोटो बनवाने का पैसा, तो यहाँ पर उधारी ज़्यादा हो रही थी। तो हम दिल्ली में लक्ष्मी स्टूडियो में काम करते थे, तो मैंने वहाँ पर फ़ोन से उनसे बात किया। तो हमने कहा कि भाई साहब ऐसी सी बात है, यहाँ पर काम चल नहीं रहा है, अगर आपके यहाँ काम मिल जाए तो मैं आना चाहता हूँ। तो बोले कि आ जाओ। तो वो सन था 1993 का, जब मैं स्टूडियो बंद करके दिल्ली गया।
तो मैंने उस लड़की से बोला कि भाई अब यहाँ काम धंधा चल नहीं रहा है, तो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो वो रोने लगी, बोली कि आप दिल्ली जा रहे हो, हमें छोड़ के दिल्ली जा रहे हो? अगर तुम्हें दिल्ली जाना था तो मुझसे ये मोहब्बत का नाटक क्यों किया? हमने कहा भैया मैंने नाटक नहीं किया, ये नाटक हो गया, और नाटक नाटक ही होता है, वो सत्य नहीं होता है। क्योंकि तुमको पता है कि मैं भी शादीशुदा हूँ और तुम्हारी उम्र कितनी कम है? तुम्हारे माँ बाप को पता लगेगा तो तुमको तो जो करेंगे करेंगे ही, हमारी भी इमेज उनके नज़रों में ख़राब हो जाएगी। लेकिन अब क्या करें, यहाँ काम चल नहीं रहा है, तो हमको दिल्ली जाना ही जाना है। तो वो बोली कि दिल्ली जा रहे हो तो जहाँ जा रहे हो वहाँ का एड्रेस मुझको दे दो। तो मैंने उसको एड्रेस दे दिया। मैंने यही गलती कर दी। एड्रेस दे करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, जिसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी। मैं 93 में स्टूडियो बंद करके दिल्ली चला गया, लक्ष्मी स्टूडियो में काम करने लगा और उन्हीं के घर पर रहता था मैं। तो इस लड़की का जो ना चिट्ठी दूसरे तीसरे दिन जरूर पहुंच जाती थी वहाँ, लेकिन मैं चिट्ठी डालूं तो किसे डालूं? क्योंकि यहाँ फ़ोन का सुविधा था नहीं। शहरों में तो है, गांव में फ़ोन की सुविधा तब नहीं थी। तो मैं चिट्ठी कहाँ डालूं, किसके माध्यम से दूं? लेकिन इसकी चिट्ठी दूसरे तीसरे दिन पहुंचती थी और वो चिट्ठी मैं संभाल के अपनी अटैची में रखता था। अब लक्ष्मी स्टूडियो वाले के घर में भी एक लड़की थी, तो उसने गलती से हमारी अटैची खुली रह गई और उसने वो चिट्ठी निकाल करके पढ़ा और अपने घर में बताया। तो भाई चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारे घर में कोई पराया सदस्य मौजूद रहे। गलत आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। मैं बेशक सही था, लेकिन उस चिट्ठी ने मुझे गलत साबित कर दिया। वहाँ पर किसी ने कुछ कहा नहीं। अंत में लक्ष्मी स्टूडियो वाले मुझे तंग करने लगे, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना। अंत में मैं तंग आ करके लक्ष्मी स्टूडियो से नौकरी छोड़ दी, दूसरी जगह करने लगा। तो वहाँ का पता मैंने नहीं दिया। अब कोई हाल खबर न उसकी, न हाल खबर मेरी उसको। जान बच गई। फिर 1 साल मैं वहाँ सर्विस किया। उसके बाद में मैंने बोला कि हमको छुट्टी पर गांव जाना है, तो हम गांव चले आए। और मैं किसी काम से बाज़ार जा रहा था, तो वो लड़की किसी की साइकिल पर पीछे बैठी, वो भी बाज़ार जा रही होगी। उसने मुझे देख करके अपना मुंह घुमा लिया। मैंने भगवान से शुक्र मनाया कि हे प्रभु, इसकी भी इज्जत आबरू बच गई और अपनी भी बच गई। जरा सी समझी में अगर किसी की इज्जत आबरू बच जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और दोस्तों, आज 93
के बाद आज तक उस लड़की से हमारी मुलाकात नहीं हुई। आज तक मेरे भी सारे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन यहाँ आकर पता लगा कि उसकी शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई है, बहुत अच्छे परिवार में, बहुत संपन्न परिवार में हुई है। तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो तुम करते हो बढ़िया ही करते हो, हैं? वो अच्छे परिवार में भी अच्छी बात है। खुदा न खास्ता अगर हम कोई गलत कदम उठा लेते तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होती, उसकी बर्बाद हो जाती। तो हे प्रभु, तुमने अच्छा किया जो किया, इसलिए मैं भगवान का बार बार धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, ये हमारी निजी कहानी है, निजी कहानी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल अपना है मेरा संसार। मेरा संसार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। राम राम।